कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास वाले इजराइल पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं। इजराइल हर चीज़ अपने ताकत के बलबूते पे करता है। 67,000 पैलेस्टाइन के लोगों को जख्मी किया गया, जिसमें 70% बच्चे और औरतें हैं। इस ऑर्डर के बाद हमने ग्लोविंग रॉकेट्स देखे हवा में। लोगों ने मस्जिदों को रॉकेट्स के ज़रिए से मस्मार कर दिया। नसीर हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए उनका एक पाँव काट दिया जाता है। सिर्फ 2 लीटर पानी के लिए 8 घंटे अपने कतार में उसके लिए इंतज़ार करना होगा। अब सिचुएशन गाज़ा में इतनी ख़राब हो गई है कि लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से मर रहे हैं। और उस चाकू से मेरे उंगलियां काटता है, मेरे नाखून काटता है। What you did with us at 7 अक्टूबर 2023। मास ने सीखा है ये इंग्लिश तुझे, क्योंकि आप लोगों ने पैलेस्टाइन के मुसलमानों को कुत्तों की तरह यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास वाले इजराइल पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं, जिसमें इजराइल के 1200 लोगों को मारा जाता है और 240 सोल्जर्स को कैद किया जाता है। अब इजराइल हमारी तरह नहीं है कि वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करने के लिए लोगों की मिन्नतें करे। इजराइल हर चीज़ अपने ताकत के बलबूते पे करता है। इजराइल ने हमास से डिमांड कर दिया कि हमारे 240 सोल्जर्स को फौरन रिहा कर दिया जाए। हमास वालों ने इनकी इस ऑफर को रिजेक्ट किया। काउंटर अटैक में इजराइल वालों ने 22 लाख पैलेस्टाइन की जिंदगियों को जहन्नम में तब्दील कर दिया। इस इजराइल वालों ने काउंटर में ऐसा खतरनाक अटैक कर दिया कि पैलेस्तीन के न बच्चों को छोड़ा और न बूढ़ों को छोड़ा, न सिविलियन को माफ़ किया और न हमास के सोल्जर्स को माफ़ किया बदले में, बल्कि उन्होंने जर्नलिस्ट तक को नहीं छोड़ा। 70 जर्नलिस्ट को भी शहीद किया। और वो जगह जहाँ पे ये ज़ख्मी लोग अपने इलाज के लिए जाते थे, हॉस्पिटल्स को भी अपने मिसाइल्स का निशाना बनाया। इस जंग के 1 साल के दौरान में तकरीबन 28,000 पैलेस्टाइन के लोगों को शहीद किया गया, 67,000 पैलेस्टाइन के लोगों को ज़ख्मी किया गया, जिसमें 70% बच्चे और औरतें हैं। यानी पैलेस्टाइन का जो एरिया है, गाज़ा का जो स्ट्रिप है, ये ज़मीन के सरफेस पे बच्चों के लिए जहन्नम से कम नहीं है। इस इंसिडेंट के 1 साल में तकरीबन 17 से लेकर 19 लाख पैलेस्टाइन के लोगों को अपने ही ज़मीन से जला वतन कर दिया गया, और सिर्फ 30 या 20 लाख लोग ऐसे बाकी हैं जो कि गाज़ा के स्ट्रिप में है, और उनको भी डिस्प्लेस करने के लिए गाज़ा के स्ट्रिप में ऑपरेशन जारी है इजराइल की तरफ से। इस टेररिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल ने तारीख़ में ऐसी दास्तान रकम कर दी जुल्म की कि न पानी, न बिजली, न गैस, न खुराक और न ज़िंदगी का कोई और ज़रिया माश ऐसा छोड़ा हो पैलेस्टाइन के लोगों के लिए जिस पे वो सरवाइव करे। तकरीबन 90% लोगों को कैद में मुब्तला किया है इजराइल के टेररिस्ट स्टेट ने। हमास के 7 अक्टूबर 2023 अटैक के जस्ट 6 दिन बाद इजराइल वालों ने ये ऑर्डर किया कि 24 घंटों में 11 लाख लोगों को चाहिए कि वो गाज़ा स्ट्रिप को छोड़ें। वो गाज़ा स्ट्रिप के नॉर्थ वाले हिस्से को छोड़े और साउथ वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाए। इस मंज़र की मंजरकशी एक फ़ोटोग्राफ़र करती है। वो कहती है कि इस ऑर्डर के बाद हमने ग्लोविंग रॉकेट्स देखे हवा में। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़े, और एक मस्जिद की गिरी हुई दीवार थी जहाँ पे हमने पनाह ली। वहाँ हमारे साथ बूढ़े भी थे और बच्चे भी थे जिन्होंने हमारे साथ पनाह ली। वो कहती है कि कुछ ही फासला था हमारे और बम्बिंग के दरमियान। वो कहती है कि मैं जितना भी ट्राई करूँ इस मंज़र को बयान करने की, लेकिन मैं उसकी इंटेंसिटी को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। लेकिन क्या जहाँ पे ये मज़लूम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए सेफ जगह है? हरगिज़ नहीं। इन लोगों को ऑर्डर किया कि आप लोग साउथ गाज़ा शिफ्ट हो जाए, वो आप लोगों के लिए सेफ प्लेस है। लेकिन गाज़ा में एक नर्स काम करती है। वो कहती है कि मैंने एक औरत को रिसीव किया, उसने मुझे बताया कि हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए साउथ गाज़ा गए थे,
लेकिन वहाँ पे मैंने अपने पूरे ख़ानदान को खोया। यानी सो कॉल्ड सेफ प्लेस भी पैलेस्टाइन के मज़लूम लोगों के लिए सेफ नहीं था। इस पैलेस्टाइन मुहाजिरीन को कहा कि नॉर्थ गाज़ा को छोड़ लें और साउथ गाज़ा में पनाह लें। लेकिन जहाँ पे जा रहे हैं, क्या यहाँ पे उनकी पनाह के लिए उनको कोई शेल्टर मिलेगा, उनको कोई खेमा मिलेगा जिसके नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर करें? हरगिज़ नहीं। एक नर्स कहती है कि मैं रफ़ा गई एक खेमा ख़रीदने के लिए, लेकिन मुझे खेमा नहीं मिला। वो कहती है कि फिर मैंने खेमा बनाने के लिए कुछ जुगाड़ वाला सामान ख़रीद लिया कि चलो इससे खेमा बना लेती हूँ, जिसके नीचे मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार दूँ। लेकिन वो मज़ीद ये कहती है कि एक मामूली छोटी सी खेमा ख़रीदने के लिए आपके पास 500 यूएस डॉलर होने चाहिए थी, यानी $500 एक छोटी सी खेमे की कीमत थी। ये इज़राइल के लोग नफ़रत में बहुत ज़्यादा शिद्दत रखते हैं। इनका नफ़रत न सिर्फ पैलेस्टाइन के मुसलमानों तक महदूद था, बल्कि पैलेस्टाइन की ज़मीन पे इन लोगों ने एक बिल्डिंग को ना छोड़ा जिस पे इन्होंने रॉकेट लॉन्च नहीं किया। इन लोगों ने स्कूल्स को तबाह कर दिया। इन लोगों ने मस्जिदों को रॉकेट्स के ज़रिए से मस्मार कर दिया। इन लोगों ने चर्च को भी ना छोड़ा। जिन खेमों में मुहाजिरीन रहते थे, उन खेमों पर भी उन्होंने अटैक कर दिया। जिस बेकरी से उन लोगों को बेकिंग फूड मिलता था, उन पे भी इन्होंने अटैक कर दिया। जिस मिल से इनको आटा मिल रहा था, उस मिल्स वालों पे भी उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया। और इवन जिस हॉस्पिटल में ये लोग अपने ज़ख्मों का इलाज कर रहे थे, उन हॉस्पिटल में भी उन्होंने बमबारी की। क्या हॉरिफिक बम्बिंग है! एक लम्हा पहले एक शख्स बिल्डिंग में आराम से नींद ले रहे, नेक्स्ट मोमेंट वो हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी पड़ा है, या उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स पड़े हैं जिसको इवन उनके घर वाले भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक जर्नलिस्ट है, वो कहती है कि मैं अल-शुहदा के मकाम पे फिल्मिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए गई। तो एक शख्स ने मुझे कहा कि आओ, इधर आओ, इस कंबल के नीचे कुछ है, इसकी भी वीडियो बनाओ। वो जर्नलिस्ट कहती है कि जैसे उस आदमी ने वो कंबल उठाया तो कंबल के नीचे इंसानों के नेक्स बॉडी पार्ट्स पड़े थे। उस कंबल के नीचे क्या पड़ा था? वो जर्नलिस्ट कहती है कि उस कंबल के नीचे एक आदमी का तना पड़ा था, एक छोटी लड़की का ये सर वाला जो चमड़ा होता है ये पड़ा था, एक औरत का मैदा पड़ा था, एक नन्हे छोटे बच्चे के हाथ पड़े थे और एक आदमी के पाँव पड़े थे उसके नीचे। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस हेल्थ केयर सिस्टम को भी छोड़ने वाली नहीं थी। इन्होंने हॉस्पिटल्स को कॉन्स्टेंटली थ्रेट किया कि हॉस्पिटल्स को बंद करें, इन्हें मरीज़ों के इलाज को बंद करें, यहाँ पे मरीज़ों को रिसीव ना करें। इसके रिज़ल्ट में 36 में से सिर्फ 14 हॉस्पिटल ऐसे रह गए जो कि पार्शली फंक्शनिंग है, मुकम्मल तौर पर वो काम भी नहीं कर सकते इन इजराइल डिफेंस फोर्सेस के थ्रेट्स की वजह से। इन ज़ालिमों ने अल-शिफा हॉस्पिटल, जहाँ पे हज़ारों मरीज़ ज़ख्मी हालत में पड़े थे, उनको भी ना छोड़ा और वहाँ पे भी बमबारी की। वो एम्बुलेंसेस जो मरीज़ों को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लाते थे, उन एम्बुलेंसेस को भी आईडीएफ वालों ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने रॉकेट्स का निशाना बनाया। जब एम्बुलेंसेस ख़त्म हो गई तो लोगों ने बसेस का सहारा लिया। वो बसेस में मरीज़ों को ज़ख्मी हालत में डाल देते, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को वो इस बस में डाल देते थे। इस बस में ये बेबस मरीज़ आह व बका के साथ, चीख व पुकार के साथ ज़िंदगी की उम्मीद लिए हुए हॉस्पिटल की तरफ आते थे, लेकिन रास्ते में ये महफूज नहीं थे। लेकिन क्या ये बेबस और मज़लूम लोग जो बस में हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं, हॉस्पिटल उनके लिए कोई महफूज जगह है या नहीं? लेट मी टेल अ स्टोरी ऑफ अ किड। एक छोटी बच्ची है, दुनिया उसका नाम है, उसकी उम्र 12 साल की है। वो इन अटैक्स में ज़ख्मी हो गई थी। इलाज के लिए उनको अल-नसीर हॉस्पिटल शिफ्ट किया। नसीर हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए उनका एक पाँव काट दिया जाता है। लेकिन एक हफ्ते बाद उसी नसीर हॉस्पिटल के मैटरनिटी सेक्शन पे इजरायली मिसाइल्स और रॉकेट्स का अटैक होता है और इस बच्ची की जान उसमें चली जाती है। लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय। एक यंग लड़का है, उसको मैदी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। उसके अम्मी और उसके अब्बू उनको इलाज के लिए एक हॉस्पिटल रवाना करते हैं। रास्ते में इजरायली डिफेंस फोर्सेस वाले उसके अब्बू को साथ ले जाते हैं। रह जाती है सिर्फ ये और उसकी अम्मी। हॉस्पिटल बहुत दूर होता है तो 4 दिन तक उसकी अम्मी उनको किसी तरह जड़ी बूटियाँ देता है ताकि ये बच्चा किसी तरह सरवाइव करे।
जब 4 दिन बाद ये बच्चा हॉस्पिटल आता है तो ये बेचारा शॉक में गया होता है। यार ये इज़राइल बहुत बदमाश स्टेट है, क्योंकि इज़राइल वाले वो एड्स जो दुनिया पैलेस्टाइन के मज़लूम लोगों के लिए बेचती है, उनको भी स्टॉप किया है पैलेस्टाइन के लोगों तक पहुंचने से। इस इज़राइल वालों ने 150 यूएन के मेंबर्स को, 150 यूएन के स्टाफ को जो एड्स पहुंचाती थी उनको कत्ल किया है। पैलेस्टाइन के कई एनजीओज़ के वो लोग जो एड्स पहुंचाते थे उनको भी कत्ल किया है। इसके रिज़ल्ट में पैलेस्टाइन के लोगों को खुराक नहीं मिल रहा। खुराक तो क्या, इन पैलेस्टाइन के मज़लूम लोगों को पानी भी आसानी से नहीं मिल रहा। पानी के सिर्फ 2 लीटर पानी के लिए 8 घंटे आपने कतार में उसके लिए इंतज़ार करना होगा। एक पैलेस्टाइन औरत है, वो कहती है कि मैं अपने भाई को कहती हूँ कि बाहर ना जाओ। वो कहती है हम रपा माइग्रेट हो गए हैं ज़िंदगी जीने के लिए। वो कहती है कि मेरा भाई रोज़ाना बाहर जाता है कि कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, पीने के लिए। मैं उनको कहती हूँ कि बाहर ना जाओ, ये एक रिस्की टास्क है, बाहर जाओगे तो ऊपर से बम आएगा और आप शहीद हो जाओगे। वो कहता है कि फिर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा अगर मैं यहाँ पे रहूँ। वो आदमी ठीक कह रहा था, क्योंकि जीने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ छोड़ा ही नहीं था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जब देखा कि गाज़ा में बेकरीज वाले लोगों को सप्लाई करते हैं खुराक, सिर्फ 15 बेकरीज की दुकानें पूरे गाज़ा में रह गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उन पे भी एयर स्ट्राइक कर दिया और उनको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक बेकरी का दुकान रह गया, उस पर भी इजराइल वालों ने एयर स्ट्राइक की। जब इजराइल के लोगों ने देखा कि अगले दिन उस दुकान के सामने, उस बेकरी के दुकान के सामने लोगों की लाइन लगी है और वो लोगों को खुराक प्रोवाइड कर रहा है, तो इजराइल फोर्सेस ने सोचा कि हमने तो इसको ख़त्म नहीं किया, इसका कुछ पार्ट रह गया है। अब दोबारा से उन्होंने हिट कर दिया, और इस दफ़ा न सिर्फ बेकरी की दुकान को हिट कर दिया, बल्कि वो घर जो उस बेकरी के करीब थे उन सब को हिट कर दिया और उनके सारे लोग शहीद कर दिए गए। ये इजरायली मिलिट्री फोर्सेस गाज़ा में मुकम्मल तौर पर खुराक और पानी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि गाज़ा का जो सबसे बड़ा वीट मिल है, अल-सलाम वीट मिल, वो लोगों को आटा दे रहे हैं, तो उन्होंने उसको इस अल्फाज में थ्रेट कर दिया उसके मालिक को, अगर आप लोग आटे का एक टीला भी पैक करोगे तो उसी दिन हम डायरेक्टली आप लोगों पे बमबारी करेंगे। इसकी वजह से सिचुएशन गाज़ा में कुछ इस हद तक पहुंच गई है। अगर लोग इजरायली मिलिट्री फोर्सेस के हाथों नहीं मर रहे तो 13 लाख पैलेस्टाइन के लोग ये भूख की वजह से मर जाएंगे। अब सिचुएशन गाज़ा में इतनी ख़राब हो गई है कि लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से मर रहे हैं। यस, आपने सही सुना। एक लड़की थी, उसने अपने फैमिली को खोया, अपने भाई और बहन को खोया। सिर्फ एक भाई उसका बचा था। जब उसका भाई भी मर गया तो उसके एक हफ्ता बाद या चंद दिन बाद वो लड़की भी गम की वजह से मर गई। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि गाज़ा के लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक और डेथ की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद आप लोगों के साथ मज़लूम पैलेस्टाइन लोगों की कुछ कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। एक आदमी है, शमलाख नाम है उसका। वो अपने 3 बहनों और एक भाई अहमद के साथ घर में है। अचानक इजरायली डिफेंस फोर्सेस उसके घर पे चढ़ाई करते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका भाई अहमद 2014 में किसी चीज़ के लिए ऑपरेट हुआ है और उसके इब्डामन पे एक ज़ख़म का निशान है, तो उन्होंने उस अहमद को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसका ज़ख़म दोबारा से खुल गया। उनके तीनों सिस्टर को वो किसी जगह पे अपने साथ कैदी बनाया, और शिमलाख कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने शिद्दत का निशाना बनाया। उन्होंने मुझे अपने लिए एक शील्ड बनाया, मुझे एक बिल्डिंग के अंदर लाया गया, बिल्डिंग के फ्लोर्स पे मुझे फेंका गया, मुझ पे पत्थर फेंके गए, मुझे बहुत ज़्यादा बीट किया इन लोगों ने। वो कहता है कि इसी असना में इज़राइल का एक सिपाही एक चाकू निकालता है और उस चाकू से मेरे उंगलियां काटता है, मेरे नाखून काटता है, और फिर अचानक से मेरे एक कान में उस ब्लेड को इंसर्ट करता है और मेरे कान का एक हिस्सा भी काटता है मुझसे। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हमें $8.M के नाम से रिपोर्ट होती है। ये शख्स अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो कहता है कि मैं अपने घर में था कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मेरे घर पे दावा बोल दिया। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर दिया और मुझे अचानक मारना स्टार्ट कर दिया।
वो कहते हैं कि सोल्जर्स ने मुझे ज़मीन पे फेंका और वो चिल्ला रहे थे, यू डिड व्हाट यू डिड विद अस एट 7 अक्टूबर 2023। क्या किया था तुमने हमारे साथ 7 अक्टूबर 2023 को, यानी ये हमास का वो अटैक उनको याद दिला रहे थे कि तुमने हमारे साथ 7 अक्टूबर 2023 को ये किया था। वो कह रहे थे कि वो कह रहा था मुझे कि यू आर इन अवर हैंड, अब आप हमारे हाथों में हो, वी विल एलिमिनेट यू, हम आप लोगों को यहाँ से निकाल लेंगे। वो कहता है कि इसमें एक सिपाही ने चरी निकाल ली और मुझे मारने लगे। उन्होंने कहा कि उस सिपाही ने अपने चाकू से मेरे फेस पे कट्स लगाए, मेरे कमर पे कट लगाए और मेरे हाथों पे कट्स लगाए, और वो अपने साथ ये कह रहा था, आप लोगों ने हमारे साथ 7 अक्टूबर को ये किया था ना, और अपने साथ ये चिल्ला रहा था कि वी विल एलिमिनेट यू, वी विल एलिमिनेट यू, हम आप लोगों को निकालेंगे। जो नेक्स्ट स्टोरी हमें रिपोर्ट होती है वाई डाटिन की, वो बेचारा भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो कहता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हम पैलेस्टाइन के लोगों को एक स्टेडियम में जमा किया था। इसमें एक इजरायली सिपाही आता है। उन्होंने कहा कि आता है किसी को इंग्लिश, तो मैंने कहा कि हाँ मुझे आता है इंग्लिश। तो वो कहता है कि अचानक से उस इजरायली सिपाही ने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो मुझे कह रहा था कि हमास ने तुझे ये इंग्लिश सिखाई है ना, हमास ने सिखाई है ये इंग्लिश तुझे। वो कहता है कि 5 सोल्जर्स की शर्त होती थी, उसमें एक सिपाही आपसे सवाल पूछता था और 4 सिपाही आपको मारते थे। ये जो कहानियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ना, ये जस्ट ड्रॉप इन द ओशन है। ऐसे कहानियों की सपोर्ट एक इजरायली सोल्जर है, वो CBS न्यूज़ के इस रिपोर्ट में करता है। CBS न्यूज़ वालों को वो इंटरव्यू देता है, वो अपना रियल नाम छुपाता है और अपना निक नेम टोनी के नाम से वो इंटरव्यू देता है। वो कहता है कि हमें पता है कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ख़िलाफ़ है कि आप किसी बिल्डिंग को विदाउट एनी रीज़न तबाह करें। वो कहता है हमें पता है, लेकिन हमें कमांडर की तरफ से ऑर्डर था, बस हमने कर दिया। वो मज़ीद ये कहता है कि हमें कमांडर की तरफ से ये ऑर्डर था कि आप किसी बिल्डिंग को जब फाइंड करते हो कि इसमें हमास वालों ने तो कुछ बम रखा नहीं है, वो नॉर्मली हम लोग फाइंड करते हैं कुत्तों के ज़रिए से। तो वो कहते हैं कि कमांडर ने हमें ऑर्डर किया था कि आप लोगों ने कुत्तों को यूज़ नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने पैलेस्टाइन के मुसलमानों को कुत्तों की तरह यूज़ करना है, उन लोगों को बिल्डिंग के अंदर भेजना है, उन लोगों के ज़रिए से अपने बिल्डिंग को चेक करना है कि आप लोगों के लिए सेफ है या नहीं। वो कहता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस स्पेशल प्रैक्टिस को मस्कीटो प्रोटोकॉल कहते थे। ये ऑर्डर इन लोगों को सिर्फ कमांडर की तरफ से नहीं होता, बल्कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के इन अल्फाज को देखो। वो कहता है कि जब तक हमारे 240 कैदियों को रहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक पैलेस्टाइन के लोगों को किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं होगी। हम इस बात की इजाज़त नहीं देते उस वक्त तक, जब तक कि हमारे कैदी को हमास वाले रहा ना करें। इसी फ्राइडे को WHO वाले ये रिपोर्ट पेश करते हैं कि पर मंथ पैलेस्टाइन के मरीज़ों के लिए, उनके इलाज के लिए हमें 4500 ब्लड की यूनिट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन अवेलेबल हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट है। मज़ीद इजराइल वालों ने इसी एक साल में 376 स्कूल्स को हिट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। 115 मसाजिद को मसमार कर दिया, उनको शहीद कर दिया, और 3 चर्चेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और 70 मीडिया के रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट को शहीद किया गया अभी तक।